Good morning, sir. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। So how is everyone? Fine, sir. सर आपसे एक बात पूछनी थी। सर वो सेंसस के लिए जब आएंगे तो सब कॉलेज यूनिफॉर्म में ही आएंगे ना? हाँ बेटा, बेटा जब आप आ रहे हो और एक कंपनी बाहर से आ रही है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। इट्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट योर स्किल्स आर, आपकी डिसिप्लिन भी आती है एंड जो आप लोग की रेपुटेशन है उसके हिसाब से आप लोग को अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है? सो कैजुअल्स में नहीं, यूनिफॉर्म में आना है। फाइन। मंडे को, आई थिंक मंडे को है ना? यस सर, मंडे। Hoping I will meet everyone on that day. सर हाँ, सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। इशिता आप तो बता ही रही हैं, बट बाकी लोग? नो सर। सीक्रेट होगा ना सर, आपको सरप्राइज मिलेगा। हमें सरप्राइज मिलेगा? अरे कंपनी को ना सरप्राइज मिल जाए, हमें मिल जाए तो ठीक है। Because this company is exclusively coming only for MCA students, ये ध्यान रखना, and only for SRM group, यानी कि यूनिवर्सिटी के लोग हैं और कॉलेज के लोग होंगे। सो इसमें कुछ बच्चों के चांसेस काफी हाई होंगे, आपके इसमें पॉसिबिलिटी होगी कि जिसमें आप लोग जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। कंपनी लखनऊ में ही है, जो लोग खास तौर पे लखनऊ में रहना चाहते हैं, या इनका दूसरा जो है वो सिंगापुर में है, तो so it's still something is better, कुछ तो है। और ऐसा तो है नहीं कि that this company is something कि इसका फीडबैक खराब हो या कुछ ऐसा हो, तो मैं तो विश्वास रखता हूँ कि आपको ट्राई तो करना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, सो अनुष्का क्या हो गया, क्या रीजन है भाई? सर इतनी दूर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। अच्छा, आप अभी कहाँ पर ट्रैवल हो? करना। आप कहाँ पर, लखनऊ में नहीं हो इस समय? इलाहाबाद। नो सर। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। तो मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि जितने लोगों को पॉसिबिलिटी है वो आए। और मेरी कल बात भी हुई थी, आई थिंक किसने मुझसे पूछा था, ऐश्वर्य ने पूछा था, स्पेशली रिगार्डिंग सेट कॉस एंड एनएस मैट्रिक्स। तो कल मैं गया हुआ था और बात किया था आपके प्लेसमेंट डायरेक्टर से, तो वो कंपनीज तो आएंगी ही आएंगी, दैट इज फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक दो कंपनीज और भी ट्राई कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली एमसीए के लिए आए। तो बाकी जगह पर ये होता है कि बीटेक एमसीए दोनों लोग आते हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव सिर्फ एमसीए को ही प्रेफर करती हैं ड्यू टू सम रीजन। सिंगसिस उनमें से एक है। सो मैं यही कहूंगा कि और इसमें क्राइटेरिया भी नहीं है, बिकॉज दे फील कि मार्क्स आर नो मैटर, एक एटीट्यूड होना चाहिए फॉर लर्निंग एटीट्यूड, वो अपने आप आपको बातचीत के थ्रू और अपने वेरियस टेस्ट के थ्रू वो पता कर लेते हैं। तो आपको मैंने कल शेयर किया हुआ था एक डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे तो बेसिक क्वेश्चंस जो कि पहले जो रिटर्न में लेते हैं ऑफलाइन। हाँ ऐसे वही पूछना था सर, उसमें जो लास्ट वाले पेज में एक सिस्टम टेस्टिंग के क्वेश्चन थे सर, वो सिस्टम पे ही वो लोग रन करवाते हैं? हाँ, मतलब वो पहला वहाँ पूछते हैं? नहीं, पहले तो ये होता है कि इन्होंने आपको एक सबको दूर दूर बैठा दिया और जो बुकलेट फॉर्म में आपको मतलब लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, वो दिया हुआ था आप क्वेश्चंस
तो वो क्वेश्चंस आप जिसमें आप लोग मैनुअली उसमें आप लोग अपना आंसर्स को लिखते हैं, वो इवेलुएट होता है। उसके बाद फिर लास्ट टाइम उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था, आई डोंट नो अब ये कैसे करेंगे, कॉलेज में ही करेंगे या ऑफिस में करेंगे, वहां पर वो सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग में जो जैसे एक डायग्राम बना हुआ था स्टार वाला, या क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, वो प्रोग्राम्स ऐसे थे जो बच्चों को दिए गए थे सॉल्व करने के लिए मशीन पर। तो मशीन टेस्टिंग होती है वहां पर। और उसके बाद फिर एचआर राउंड जो होता है, तो एचआर राउंड में जो नॉर्मली सवाल पूछे थे लोगों से, तो आपने उसमें एक आई थिंक वरुण का था, वरुण पांडे का, वो उसका है उस, क्योंकि उस बार मैंने ये किया था कि जब बच्चे दे के आए तो वापस आए तो मैंने उनसे कहा था कि उसको लिखने के लिए, तो उसने मुझे एक पेज पर लिख के दिया था, वही मेरे पास अभी तक प्रिजर्व है। एंड शुभम अरोड़ा, इन दो लोगों का आई थिंक उसमें आखिरी में पेज लगा हुआ है, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था, और वही मैं आपसे शेयर कल किया हुआ था। ठीक है, हो सकता है वरुण इज पास आउट ऑफ 3 years बैक, नॉर्मली 3-4 years हो गए हैं उसको, एंड वहां पर अब वो एक सीनियर पोजीशन में आ गया है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि खुद वरुण भी वो आए। लास्ट टाइम तो आया हुआ था यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। So they focus on the basics because they believe कि आपको अगर आता है, कुछ चीजें क्लैरिटी हैं, तो वो वहां पर ट्रेनिंग तो क्वाइट ऑब्वियसली वो देंगे ही, और उसके बाद आप लोग उसमें उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों कर सकते हैं। तो आप देखोगे हर कंपनी अपने अपने तरीके से ट्रेनिंग करती है, और साथ में वो टेस्ट भी लेती है। टीसीएस का तरीका अलग है, कॉग्निजेंट का तरीका अलग है, सिंक्सिस का अलग है, डैफोडिल का अलग है, हर कंपनी का अलग है। एंड इनका फोकस ज्यादा एमसीए पे रहता है, बिकॉज दे बिलीव दैट एमसीए स्टूडेंट्स आर मोर स्टेबल एंड मैच्योर, so that is a plus point for you also, so no competition from the btechs, so जिनके पास एक सिचुएशन ऐसी है कि और क्राइटेरिया भी नहीं रखे हैं, यानी कि क्राइटेरिया का मतलब है अगर किसी के पास बैकलॉग भी है, still that person can come and give the exam, और अगर अपने आप को प्रूव कर ले जाए वो ले लेंगे, that's not going to be an issue. सो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ये था, आई थिंक लास्ट ईयर के पहले, कि जिसके 2 बैकलॉग थे, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया था। तो मैं तो तुम लोगों को मोटिवेट यही करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे आप उसको अवेल करिए, और अगर हो जाता है बाद में, तो उस केस में ज्वाइन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपके पास अभी एमसीए की डिग्री, अभी तो आप पढ़ रहे हो, अगर इसी दौरान अगर हो गया तो सबसे अच्छी बात है। और किसी के कोई कहता है अगर ये है कि हम 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उसके लिए वो एक बाउंड करते हैं कि आप यहाँ पे रहो, तो उसमें तो उससे तो 6 महीने तो समझो 1 सेमेस्टर तो तुम एमसीए के दौरान ही कंप्लीट कर ले रहे हो, और उसी बीच की बात हो रही है। और जो करंट सिचुएशन है पैंडेमिक की, आई थिंक आईटी बूम और बेटर ही होगा, आईटी इंडस्ट्री और बेटर ही होगी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, तो बाद में और अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी, और तब तक तुम्हें थोड़ा सा एक एक्सपोजर भी हो जाएगा। तो 2 साल एक जगह काम कर लिया, 2 साल 3 साल, और अगर लगता है कि वहीं पर हम स्टेबल है और हमें वहां प्रोग्रेस हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ समय के बाद स्विच ओवर भी कर सकते हैं, बट दैट एक्सपीरियंस विल काउंट। एंड अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरा एमसीए कंप्लीट हो जाता है और उसके 6 महीने बाद तक भी मैं बैठा हुआ हूँ और चीजें नहीं कर रहा हूँ, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू कम हो रही है, और बाद में पीछे से और स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आपके साथ फिर compete करेंगे उस पोजीशन के लिए। तो मैं तो एक सजेशन यही दूंगा, दैट अवेल द अपॉर्चुनिटी जैसे भी मिलता है, और उसको जो है अवेल करते हुए आप जहां भी मिलता है उसमें आप अपना टाइम को यूटिलाइज करो, दैट इज बेटर, जिनको जॉब के परस्पेक्टिव से फोकस कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, so setcos is going to come, ns matrix is going to come, that was one question Aishwarya had asked me yesterday, jiski query maine kal ki hui thi. Apart from that, he was saying that 1 or 2 more companies which are going to be exclusively for mca, he's trying to work out, and that is quite a possibility that they may also come. So just keep your fingers crossed, keep preparing, give your best, and avail the opportunities. This is what is desired from each one of you. Okay? Anything which you would like to ask regarding this placement part? Or should we proceed with our content today? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो मैं अभी जितनी भी बातें कर रहा था, जैसे मैंने अभी ये बात की हुई थी आपसे कि मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन आती है और क्या कहें कि आप 6 महीने आप अभी जॉब नहीं करते, एमसीए कंप्लीट हो जाता, उसके साथ बात भी नहीं करते 6 महीने और 1 साल के बाद, तो फिर एक रिस्की सिचुएशन होती है। और उसके बाद क्या होता है, कैसा होता है, यू नेवर नो। तो रिस्क जो है आपके लाइफ में हर एक चीज में कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड ही है, चाहे वो लाइफ की बात हम कर रहे हो, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात भी कर रहे हो। एज अ टेस्टर अगर हम टेस्ट केसेस को बना रहे हैं, तो जब ये बात बोलते हैं कि 100% हम किसी भी प्रोडक्ट को बग फ्री नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी टेस्ट केसेस बना रहे हैं, तो एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है साथ में कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे भी बग्स रह जाएं और जो बहुत ही क्रिटिकल हो और हम उनको ना ट्रेस कर पा रहे हो। बट this is how life goes on and this is how the software testing and the development part also goes on. ठीक है, सो अब हम लोग बात कर रहे थे रिग्रेशन टेस्टिंग को लेकर। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग ने तो एक तो इस बारे में बात किया कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को करेंगे, और ये देखा कि सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस में 3-4 तरह की टेक्निक्स जो हमने डिस्कस किया हुआ था। टेक्निक्स तो हम लोग के पास वही रहेंगी जैसे हम लोग डिस्कस किए हुए, बट यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं एक उसके बारे में बात किया था। और उस सिलेक्शन में भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पुराने टेस्ट केसेस को इस्तेमाल करूं, या अगर मैंने मॉडिफाई किया हुआ है प्रोडक्ट को, कोड को, तो अगर मुझे लगता है एज अ टेस्टर तो मैं नए नए टेस्ट केसेस को भी डेवलप करूंगा। ये सिचुएशन की डिमांड जैसे भी होगी वो होगा। बट एक चीज तो हम लोग श्योर है, और हम लोग कल आखिरी में भी बात किए थे, चाहे जब वो ये कि हम सिलेक्शन एक तो टेस्ट केसेस को कर रहे हैं, मेरे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और उन कॉन्स्ट्रेंट्स के बेसिस पर हम लोग फिर कुछ उसमें भी मिनिमाइजेशन भी कर रहे हैं। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ रही है मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ प्रायोरिटीज देख रहे हैं, प्रायोरिटीज के बेसिस पर हम किन टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करें। तो रिस्क एक तो एसोसिएटेड है ही। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस यूनिट में और आपके डिस्कशन के लिए है, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है रिस्क एनालिसिस। ठीक है, सो आई जस्ट शेयर द स्लाइड विद यू, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। सो अगर अभी तो हम लोग ने प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बात किया था, बट अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, जो बिहेव कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, दैट इज मोर और लेस एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल्स जो इसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर्स हो या और भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। और आप एज ए यूजर भी, चूंकि आप लोग सॉफ्टवेयर पे काम किए हुए, तो ये आपको भी लगता होगा कि यू वुड नॉट आल्सो लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो आपके प्रोडक्ट के साथ हो। अगर मान लो हम लोग एक गेमिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो गेमिंग सॉफ्टवेयर अगर आप बीच में खेल रहे हो और अचानक वो हैंग कर जाए, तो कहाँ आपको शायद एक इरिटेशन आएगी, अगर वो प्रोडक्ट पर जो है या वो गेमिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक तरीके से वो बिहेव ना करे। सिमिलरली अगर ऐसा क्रिटिकल चीज है, मान लेते हैं अब तो सॉफ्टवेयर तो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं और वो एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट में जुड़ा हुआ है और वहां पर वो मैल फंक्शनिंग करने लगे, देन it also endangers a lot of life. So अगर देखें हम लाइफ के बारे में भी जस्ट एग्जांपल लिए, तो यू कैन से दैट इन प्रैक्टिस या सिचुएशंस आर सच दैट कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस तो आती रहती हैं और हम उसके प्रॉब्लम को लेकर जैसे भी आता रहता है उसके लिए रास्ता भी निकालते रहते हैं और उसको कैसे कोप अप करें हम उसको भी करते रहते हैं उसको। जैसे अभी ये कोविड वाला समय है, अब कोविड वाला समय भी अचानक आ गया और इस तरह की सिचुएशन तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। और आज हम और आप जो पिछले सेमेस्टर तक के पहले तक क्लासरूम में पढ़ रहे थे और आज हम लोग बातचीत अब इसके थ्रू कर रहे हैं, तो ये एक उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक तरीका हम लोगों ने निकाला हुआ है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं हर परिस्थिति में जो भी रिस्क हमने आ रहे हैं या जैसे भी रिस्क हैं
चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो इवन माइनर हो, हम कोशिश क्या करते हैं कि उनको मिनिमाइज किया जाए। और मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो उनका इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है वो कम से कम हो। तो शायद रिस्क एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ओवरऑल हर एक चीज में, एंड इवन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के केस में। और हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम भी कोशिश करते रहते हैं, इवन टेस्टिंग का भी जो एक पर्पस कहीं ना कहीं है वो रिस्क को मिनिमाइज करना ही है। तो अगर रिस्क को डिफाइन करने की कोशिश किया जाए तो एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो आपके स्लाइड पे सामने लिखा हुआ है, that a simple definition of risk is a problem that may cause some loss or threaten the success of the project but which has not happened yet। यानी कि वो चीज जो अभी हुई नहीं है बट हो सकती है, और वो कहीं हमें किसी ना किसी प्रकार से लॉस होगा। तो पहली बात तो वो होने की संभावना कितनी है। तो रिस्क में एक चीज, दो चीजें जोड़ डाली हैं अगर उसको और समझा जाए तो। पहली चीज ये कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितना हमारे साथ आएगी। रिस्क तो हर चीज की होती है, तमाम चीजें होती हैं, बट कोई कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि कुछ इवेंट्स वो नहीं होते हैं और कुछ इवेंट्स अकर करते हैं। तो जो हमारा अनडिजायरेबल इवेंट है, वो अनडिजायरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, और अगर वो हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरे उस एक्टिविटी के ऊपर जिसको मैं देख रहा हूं। तो ये दो चीज मिला के हम लोग रिस्क के को ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सो कोई भी इवेंट वास्तव में रिस्की है कि नहीं है, इसको समझने के लिए हमें दो चीजें क्लियर है होना चाहिए। एक तो क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ए, और दूसरा क्या वो अकर करेगा कि वो अकर नहीं करेगा। इसलिए और अगर हम फर्दर रिफाइन करें तो जो रिस्क की डेफिनेशन आ रही है, दैट इज रिस्क इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल इवेंट। अनडिजायरेबल इवेंट का मतलब जो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ हो, वो मुझे किसी ना किसी रूप में लॉस आएगा देगा, एंड द इम्पैक्ट ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। इन दोनों को हम लोग जब जोड़ रहे हैं, हम लोग रिस्क की बात हम लोग करते हैं। और रिस्की प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फिर जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स हम लोग जो चाहते हैं वो उसको अचीव करने में हमें और चैलेंजेस पैदा करते हैं। तो ओवरऑल हमारा रिस्क एनालिसिस का काम क्या है, वो ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए, और साथ में फिर जब आइडेंटिफिकेशन हो गया उनकी एक प्रायोरिटीज बन जाए, हायरार्की बन जाए, और उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ प्लान बना सकें। उस प्लान के बेसिस पर हम ये तय करें कि उसके जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिस्क का मतलब हर तरह से चीजें भी हो सकती हैं। चाहे एक प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है तो प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है तो डिले होने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डिले होने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं ओवर बजट होना। अगर ओवर बजट हो रहा है और आप एक बजट लेके चल रहे हो तो भी शायद इम्पैक्ट कस्टमर पर कर रहा है, डिले हो रहा है। तो जो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अभी बनाया जा रहा है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर उसमें थोड़ी डिले हुई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो शायद कितना बेयर कर पाए ये भी नहीं जरूरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि वो भी बेयर ना कर सके। तो delay, having delay or having over budget, both of the things of a particular project that can be considered as certain problems or challenges। और अगर एक सर्वे आया हुआ था, IBM ने सर्वे किया था कि जो प्रोजेक्ट्स ज्यादातर जो फेल हुए हैं, तो वो फेल होने के जो मेन रीजन होते थे वो ये होते थे कि प्रोजेक्ट्स जो हैं या तो डिले हो जा रहे हैं, या डिले होने की वजह से अगर फिर भी आगे कंटिन्यू हो रहा है तो वो ओवर बजट हो जा रहा है। ठीक है, तो रिस्क तो हर जगह हर समय एसोसिएटेड, और हम कोशिश क्या करें इनको मिनिमाइज करने की और वो ना हो। तो दो चीजें जो रिस्क के साथ एसोसिएटेड हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ अकरेंस, एक तो ये, और दूसरा अगर वो अकर करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इन दो चीजों के बेसिस पर ही अगर हमारे पास डेटा है तो हम लोग एक रिस्क एक्सपोजर कितना होगा उस चीज का अगर अकर करता है, इसको हम लोग शायद इवेल्युएट प्रॉपर तरीके से हम लोग कर सकें। तो रिस्क को भी हमने डिफाइन किया, और अगर अब रिस्क एनालिसिस को करें तो रिस्क एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ identifying the potential problems and then assigning a probability of occurrence of the problem value and impact of that problem value for each identified problem. This is the definition of risk analysis. Fine. Anyone who would like to share something till here? कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? About risk or any views? So should we go ahead then? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट क्या करते हैं? वी कैलकुलेट समथिंग विच इज नोन एज रिस्क एक्सपोजर, एंड रिस्क एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी प्रॉब्लम in the project. And what is risk exposure? This is some value which is dependent upon two things. Which one? Probability of occurrence of the problem. Definition में मेरे पास ये probability of occurrence आया भी था, और उसका impact कितना होगा। ये दोनों चीजें जो हैं मिला के हम लोग रिस्क एक्सपोजर को निकालते हैं। तो हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज का ईआरपी सिस्टम हो गया, या यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक रिस्क को कंसिडर करते हुए उसकी एक एनालिसिस टेबल बनाई जाती है, जिसका एक स्केलेटन आपके सामने इस टेबल में दिया हुआ है। तो रिस्क एनालिसिस हम टेबल इसको हम लोग कह रहे हैं, जहां पर पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या होगा उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको लिखा गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज रिटन, the impact of the problem, what would that be, and then based on some formulae where we would have two parameters that is the probability of occurrence and impact, इन दोनों के बेसिस पर रिस्क एक्सपोजर को उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग इवैल्यूएट यहाँ पर करते हैं। तो both of these values जो हैं probability of occurrence and impact, they are assigned some you can say some scale ऐसे हो सकता है from 1 to 10। 1 को मतलब हो गया low and 10 का मतलब हो गया say high। तो अगर कोई ऐसी चीज हो गई जो 10 आ रही है, that means it is very high to occur or it has a very high impact, whereas अगर 1 आ रही है, this would refer to लो पार्ट। तो इन दोनों की मदद से हम फिर फाइनली एक रिस्क एक्सपोजर को कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें और भी चीजें इस पर इम्पैक्ट कर सकती हैं। पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कैसी है, हिस्टोरिकल डेटा क्या है, अगर ये सारी चीजें भी हैं तो जो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसमें एज सम पैरामीटर और सम करेक्टिव पैरामीटर, उसको भी हम लोग यहाँ पर उन चीजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है। नाउ सपोज वी टेक सम लेट अस टेक योर ईआरपी पार्ट। आप ईआरपी को जो कॉलेज का है आप उसका तो यूज करते हो, और मान लेते हैं जब इसको बनाया जा रहा है तो इसमें रिस्क क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इज देयर एनी टाइप ऑफ रिस्क व्हिच मे हैव बीन एसोसिएटेड देयर? व्हाट डू यू फील? सर्वर फेलियर या नेटवर्क ट्रैफिक? हाँ, वन इज द नेटवर्क ट्रैफिक। सो यहाँ पर एक potential problem is that we are not able to log in, and when we are not able to log in, that may be due to some traffic part। यानी कि वो particular software जो बना हुआ है, how much load it is able to
take, how much people, how much students, how much persons can simultaneously enter that system. That may be one potential problem or a potential challenge, and उसकी probability क्या है और impact क्या है. और क्या चीज हो सकती है, सपोज हम अपना हमारा तो पासवर्ड डिफॉल्ट होता है, बट हमारा पासवर्ड को हमें नॉर्मली चेंज कर लेना चाहिए. बट अगर एक देखा जाए तो अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय सम अदर पर्सन इन माय लॉगिन, whether it is an ERP system or whether it is any other system, that can also be a type of potential, you can say a potential problem. अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो और चीजें क्या हो सकती हैं, आपके ERP सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं. दैट इज योर मार्क्स नाउ इन द क्विजेस, इन द असाइनमेंट्स, इन द सरप्राइज टेस्ट. नाउ सपोज आपने जो देखा हुआ है और हमने जो एंटर कर दिया और किसी और ने एक्सेस करके उसको चेंज कर दिया, तो क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो पा रही है, यानी कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है. इज दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, उसकी कितनी अकर होने की पॉसिबिलिटी, और अगर वो अकर करता है तो इसका इम्पैक्ट किस पर कितना पड़ने वाला है. यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आप अगर यूजर हो, आप पर कितना पड़ेगा, एज अ फैकल्टी जो फैकल्टी डाल रहे हैं उन पर कितना पड़ेगा, वो इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम कितना आने वाला है. हमें प्रॉपर तरीके से जो सामने दिख रहा है वो ठीक से ना दिखे, वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही है. बट शायद हम लोग उसको मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें डेटा तो दिख रहा है. कुछ लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें सामने GUI दिख रहा है उसकी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, एंड उनके लिए वो इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है. तो that can again you can say is one of the, you can say, challenging or a potential problem. प्रिंट किया जाए अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, और प्रिंट करते समय रजिस्ट्रेशन कार्ड में या आपके उस डॉक्यूमेंट में जो ERP पर है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, डेटाबेस से प्रॉपर कैप्चर ना करे और कुछ और मिस्टेक आने लगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ऑकरेंस होने की, और इम्पैक्ट क्या है हो सकता है. तो देखा जाए तो हम किसी भी सिस्टम में हम इमेजिन बहुत तरह के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और साथ में उनकी अकरेंस कितनी है, उनकी अकरेंस के साथ साथ अगर वो अकर करते उनका इम्पैक्ट क्या होगा, इन दोनों के बेसिस पर इवैल्यूएट हम करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा रिस्क एक्सपोजर. ठीक है, और रिस्क एक्सपोजर की मदद से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी अपना टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसका ज्यादा रिस्क हो रहा है हमें सबसे पहले उनको फोकस करना पड़ेगा कि उनसे रिलेटेड जो टेस्ट केसेस है उन पर उनका एग्जीक्यूशन करके जरूर हमें देखना पड़ेगा इस चीज को. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिस्क पार्ट. And normally how do we capture the identified problems and उनकी probability of occurrence, जो हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डायग्रामेटिक तरीके से इसको कैप्चर हम लोग कर सकते हैं, that is known as a risk matrix. So what is a risk matrix? Risk matrix is a diagrammatic representation which is used to capture the identified problems, estimate their probability of occurrence, उनका इम्पैक्ट कितना होगा, और फिर फाइनली उसमें हम रैंक करें, और हम यहाँ पर रिस्क मैट्रिक्स की मदद से ये असाइन करें कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको डिफाइन कर सकें, और जो फिर ऐसी हमारे पास कैटेगरी है जो ज्यादा हम जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन प्रायोरिटीज को उस थ्रेशहोल्ड के बेसिस पर उनसे रिलेटेड टेस्ट केसेस को हम लोग एक उन टेस्ट केसेस को लेकर उनको एग्जीक्यूट हम लोग पहले करें. सो रिस्क मैट्रिक्स इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स. नाउ देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क मैट्रिक्स, सेवरल टाइप्स, जो कि अभी हम लोग आगे अभी 2-3 तरीके बताएंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं वही 2-3 तरीके के हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. यहाँ पर देखने की जरूरत ये होती है कि आप जिस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं उस प्रायोरिटी के बेसिस पर क्या वो चीज वहां पर वो है कि वो नहीं है. ठीक है, वो चीज हमारे उस डायग्राम में होना चाहिए. ठीक है,
सो एक आपके सामने रिस्क मैट्रिक्स का जो डायग्राम है वो फिगर जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। हमने एक एक्सिस पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड दूसरे एक्सिस पर इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दोनों की मदद से जो अलग अलग हमारे पास जो ये टेबल बनी हुई थी और यहाँ पर हमने फाइनली जो इवेल्युएट किया हुआ था उसके बेसिस पर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो ये PC1 है ये एक अलग कैटेगरी है, PC2 है ये हमारे पास अलग कैटेगरी है, PC3 है वो अलग कैटेगरी है। और यहाँ पर हमने कैटेगरीज किस तरीके से बनाए हुए हैं, PC1 का मतलब हो गया हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड हाई इंपैक्ट वैल्यू। ये दिस इज द PC1, द प्रायोरिटी कैटेगरी 1, वेयर वी हैव द इंपैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज हाई एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज हाई। तो अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो लाई कर रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में तो नहीं कर रहा है, बट शायद सबसे पहले हमारा फोकस उसी चीज को लेकर होता और उससे रिलेटेड टेस्ट केसेस का होता। प्रायोरिटी कैटेगरी 2 में आ रहा है हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड लो इंपैक्ट वैल्यू। हालांकि कोई जरूरी नहीं, कोई कह सकता है कि हम इंपैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारा जो क्वाड्रेंट्स होंगे या हमारा जो रिस्क मैट्रिक्स होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे है हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड लो इंपैक्ट वैल्यू, इसको हमने प्रायोरिटी कैटेगरी 2 दिया हुआ है, बट दिस कैन वेरी, जो कि अभी आगे आ भी रहा है। सिमिलरली हमने प्रायोरिटी कैटेगरी 3 एंड प्रायोरिटी कैटेगरी 4 रिस्पेक्टिवली अलग अलग डिफाइन किया, और जो अलग अलग हमने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हुए थे उन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को अलग अलग क्वाड्रेंट्स में वहां लाई कर दिया, और फिर हमने ये सोचा कि जो जिनकी प्रायोरिटी हाई है उन पर हम लोग फोकस पहले करते। तो एक तरीका हमारे पास प्रायोरिटी कैटेगरीज का ये है। और भी तरीके हमारे पास हो सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड था, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया हुआ था, हमने प्रॉब्लम विद हाई इंपैक्ट वैल्यू को दिया हुआ था। यहाँ पर अब हम चेंज कर सकते हैं और हम ज्यादा दे रहे हैं किसी और चीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्रॉब्लम। एक मिनट, आई थिंक वही डायग्राम आ गया क्या? हाँ, तो हम ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी को बदल दें, और अगर प्रायोरिटी कैटेगरी को बदल दें उस केस में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी में हम लोग कर दें हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड हाई इंपैक्ट वैल्यू। ये मेरा प्रोबेबिलिटी कैटेगरी 1 हो गया। हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड लो इंपैक्ट वैल्यू ये हमारा प्रोबेबिलिटी कैटेगरी 2 हो गया। लो प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड हाई इंपैक्ट वैल्यू ये हमारा प्रोबेबिलिटी कैटेगरी 3 था, एंड 4 हमारा दूसरा था। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो जैसे हमने प्रीवियसली देखा हुआ है, हम इसको डिसाइड करें, हम इंपॉर्टेंस को चेंज कर दें, और अब हम इंपॉर्टेंस को दे रहे हैं, वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू हाई इंपैक्ट वैल्यू over the high probability value, then the quadrants there, these quadrants may change, और उस केस में मेरे पास अल्टरनेटिव थ्रेशोल्ड्स आ सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, हम इसको और फर्दर थोड़ा सा चेंज करें और हम ये सोचने लगे कि हम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको चीज को देंगे, इंपैक्ट को ही देंगे, और इंपैक्ट को देंगे उन्हीं को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ जो PC1 आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द कैटेगरी वेयर वी हैव, इफ अगर कोई इवेंट आता है वो इंपैक्ट के बेसिस पे आ रहा है, देन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम लोग उन वेरियस पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को फिर अगेन अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया। यानी मैंने डिफाइन क्या किया हुआ है कि अगर इंपैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज मोर देन 8, तो व्हाटएवर दैट ऑकरेंस में बी, whatever that occurrence may be, that अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम इसमें लाई कर रहा है तो हम उसको सबसे पहले उस पर फोकस करने वाले हैं। तो वो मेरी प्रायोरिटी कैटेगरी 1 कहलाएगी। फिर बाद में 8 के नीचे अगर आ रहा है तो मैंने फिर प्रायोरिटी कैटेगरी 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से डिवाइड किया। सो प्रायोरिटाइजेशन स्कीम हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो डिपेंड हमारे पास करता है कि हमारे उस प्रॉब्लम पे, हमारे उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है,
कितना वो इम्पैक्ट करेगा, उन दोनों के बेसिस पर हम लोग एक मैट्रिक्स के थ्रू जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो उसको हम लोग रिस्क मैट्रिक्स कह रहे हैं, और वो रिस्क मैट्रिक्स हमारा क्या क्या है, वो बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आसानी से ये दिखा रहा है कि हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, थ्रेशोल्ड्स बने हुए हैं, एंड जो हायर क्वाड्रेंट में प्रायोरिटी कैटेगरी में लाई कर रहा है, शायद हम उन पर फोकस, उन चीजों पर हम लोग ज्यादा करने वाले हैं. So after the risks are ranked, high priority risk जिनको हमने उस कैटेगरी में रखा हुआ था, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पर जो टीम होती है, क्या एक्शन उसको प्रॉपरली लेना चाहिए, उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, all these things are basically decided. आप अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, इसमें हम लोग ने 3 तरीके का क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किए हैं, बट जब आप बुक को पढ़ेंगे उसमें 5 तरीके के हैं. तो मैं एक बार रिक्वेस्ट ये करूंगा, एक बार आप उसको जरूर, बुक को जरूर पढ़िएगा. आपको बस एक आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 मैट्रिक्स को डिसाइड किया है, बट यू में चेंज, अगर हम थ्रेशोल्ड चेंज कर दें और हम कर दें कि हमने फोकस करने लगे हैं ऐसे थ्रेशोल्ड पे जहां हम, मेरा मेन फोकस है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम पे फोकस हो जाएगा, और सपोज हम ये कहते हैं कि हम 8 के आगे उस पे हम लोग पहले फोकस करेंगे, तो शायद हम लोग एक कैटेगरी यहां पर बना देंगे ऐसे, और फिर बाद में फर्दर इसको डिवाइड करेंगे. तो वो एक अलग तरीके का मेरा उस थ्रेशोल्ड के बेसिस पर मेरी मैट्रिक्स बनेगी. तो मैट्रिक्स की मदद से हो क्या रहा है, आपको आइडिया लग रहा है कि कौन सी चीजें कितना इंपैक्ट कर रही है, कौन सी चीजें कितनी क्रिटिकल हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो टीम है वो एक रेकमेंड कर सकती है कि उसके बेसिस पर किस तरीके के हमें एक्शंस, उनको उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर जो हाईली रिस्की हैं या और आगे जो आ रहे हैं, उन पे हम लोग क्या एक्शंस ले सकते हैं. So this was about the risk analysis part and risk matrix के बारे में हम लोगों को ये डिस्कशन हुआ है. ठीक है? So you may please open your cameras and you may ask anything if desired. किसी की कोई क्वेरी है? अब आप लोग जो है ट्यूट शीट 3 करना शुरू कर दीजिए. हमने यूनिट 3 का लगभग 80% पूरा कर लिया. जैसे मैंने बताया था ना, यूनिट 3 थोड़ा छोटा है, so it has been covered nearly 80% and I think 1 या 2 टॉपिक बस रह गए इसको यूनिट को कवर करने के लिए. तो मंडे को आपका यू आर हैविंग योर दिस सिंथेसिस, तो उस दिन तो क्लास नहीं होगी, बट आई बिलीव नेक्स्ट वीक तक हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट को भी खत्म कर देंगे. सो यू आर इन अ पोजीशन दैट यू वुड बी एबल टू डू ट्यूटोरियल शीट 3, एंड ट्यूटोरियल शीट 3 का जो सॉल्यूशन है जो आपको मिलेगा, वो AKTU का जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो बात कर रहे हैं, दैट इज टेकन फ्रॉम योगेश सिंह चैप्टर नंबर 7. तो उसको एक ही चैप्टर है पूरा यूनिट का, उसको देखने की जरूरत है आपको, और आई थिंक सॉफ्ट कॉपी तो सबके पास है. ठीक है? सो आज का हम फाइनली एक रिकंसाइल कर देते हैं चीजों को जो हम लोग ने बातचीत किया है. 2 चीजों पे बात किया हुआ है. एक तो बात किया रिस्क होता क्या है, रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, और फिर हम लोग ने रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात किया, जहां पर हम लोग उस मैट्रिक्स के बेसिस पर हमारा उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उस थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, हमें ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है? प्रभव, शालिनी, आकाश, सुनिधि, दीपाली, सृष्टि, साक्षी, अरे भाई आप लोग, मुझे हर बार कहना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है. एनीवन, किसी और को कोई बात करनी है? ठीक है, so we'll call off the day today. Thank you everyone. Bye for today. Happy learning.